नमस्कार। आपका स्वागत है। आज दूसरी कड़ी में हम चर्चा करेंगे शब्द शक्ति भाग 2। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि हमने चर्चा की थी कि शब्द शक्तियों के 3 प्रकार माने गए हैं: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। कतिपय विद्वानों ने तात्पर्यावृत्ति को चौथी शब्द शक्ति के रूप में भी स्वीकार किया है, किंतु प्रमुखतः 3 ही शब्द शक्तियाँ हैं जिनकी चर्चा हम आज करेंगे। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम अभिधा शब्द शक्ति की बात करें तो शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का साधारण तथा प्रचलित या मुख्य अर्थ समझा जाता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। शब्दों के अनेक अर्थ होने पर भी कवि या लेखक को कौन सा अर्थ मान्य है यह जानने के लिए अभिधा शक्ति ही सहायक होती है। विद्यार्थियों, इस शक्ति के द्वारा जिन शब्दों के अर्थ का बोध होता है वे 3 प्रकार के हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। विद्यार्थियों, अभिधा शब्द शक्ति को समझने के लिए एक उदाहरण आपके सामने 2 पंक्तियां हैं। चलो चलो इस अमलतास के फूल न तोड़ो, ठीक नहीं यह इस रसाल की ममता छोड़ो। विद्यार्थियों, इस उदाहरण में सभी शब्दों के सांकेतिक अर्थ द्वारा ही संपूर्ण अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है। अतः अभिधा शब्द शक्ति है। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि अभिधा वह शब्द शक्ति है जिसका सीधा सरल अर्थ पाठक को समझ में आ जाता है। अब हम बात करें लक्षणा की। विद्यार्थियों, जब किसी शब्द के वाच्यार्थ अथवा मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित हो जाए और इन साधनों जैसे कि कोश आदि से भिन्न किसी अन्य शक्ति से शब्द का अभिप्राय प्रतीत करना पड़े, तब अभिधा शब्द शक्ति नहीं रहेगी और तब उसका नाम होगा लक्षणा शब्द शक्ति। स्पष्ट है कि मुख्यार्थ का ज्ञान होने के उपरांत उसमें बाधा पड़ने पर रूढ़ि या प्रयोजन के द्वारा मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ का बोध कराने वाले शब्द व्यापार को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। विद्यार्थियों, लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा ज्ञात होने वाले अर्थ को लक्ष्यार्थ कहते हैं तथा शब्द को लक्षक या लाक्षणिक शब्द कहते हैं। विद्यार्थियों, लक्षणा शब्द शक्ति के उदाहरण में दिए गए हाथी शब्द को ही लीजिए। हम सामान्यतः कहते हैं भीम तो हाथी है। विद्यार्थियों, हाथी शब्द कान में पड़ते ही उसके डील डॉल के आकार का चित्र हमारे ध्यान में आता है, पर सामने किसी मनुष्य को देखकर उस मुख्यार्थ में बाधा पड़ती है। तब हम हाथी के लक्षणों पर उससे अभिप्रेत लक्ष्यार्थ का संबंध स्थापित करके वास्तविक बात समझ लेते हैं कि भीम हाथी के समान हष्ट-पुष्ट है। इस प्रकार लक्षणा शब्द शक्ति के व्यापार में मुख्य रूप से 3 स्थितियां हैं। पहली, मुख्यार्थ का ज्ञान और उसमें बाधा। दूसरी, मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ का संबंध। और तीसरी, लक्षणा द्वारा उससे भिन्न अर्थ का ज्ञान। विद्यार्थियों, इन तीनों स्थितियों को क्रमशः लक्षणा का कारण, कार्य और फल भी कह सकते हैं। एक उदाहरण हमारे महान कवि जयशंकर प्रसाद की कामायनी से वो लिखते हैं: उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। विद्यार्थियों, यहाँ तीर का लक्ष्यार्थ किरण है और सादृश्य संबंध होने के कारण आरोप के विषय का अभाव होने से लक्षणा द्वारा उसका अर्थ ग्रहण होता है। विद्यार्थियों, अब हम लक्षणा के भेद के संबंध में भी कुछ चर्चा करें तो विद्यार्थियों, प्रमुख रूप से लक्षणा शब्द शक्ति के 2 प्रकार माने गए हैं जो आपके सामने है: रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। विद्यार्थियों, रूढ़ि लक्षणा में प्रचलित परंपरा के आधार पर मुख्यार्थ से संबंध रखने वाले लक्ष्यार्थ का बोध होता है। उदाहरण के लिए एक वाक्य कि सब साथी चौकन्ने हो गए।
विद्यार्थियों, सामान्यतः मनुष्य कभी भी चार कान वाला नहीं हो सकता। परंपरा में चौकन्ना का अर्थ सावधान होना प्रचलित है, अतः चौकन्ना होने का अर्थ सावधान होना ही लिया गया है। यह अर्थ लक्षणा से प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार यदि हम प्रयोजनवती लक्षणा को समझें तो प्रयोजनवती लक्षणा वहाँ होती है जहाँ किसी विशेष प्रयोजन के आधार पर लक्ष्यार्थ का बोध होता है। उदाहरण के लिए दो पंक्तियां आपके सामने कि शेर शिवा ने अफजल गज को पल में किया पराजित। विद्यार्थियों, इस उदाहरण में शेर के मुख्यार्थ में असंगति अथवा बाधा उपस्थित होने पर उसका लक्ष्यार्थ अत्यंत वीर प्रस्तुत करना ही वास्तविक प्रयोजन है। अतः यहाँ प्रयोजनवती लक्षणा है। अब हम व्यंजना की बात करें। विद्यार्थियों, व्यंजना शब्द शक्ति के बारे में हम चर्चा करें। उस शब्द के जिस व्यापार से उनके मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ से भिन्न किसी विशेष अथवा गूढ़ अर्थ का बोध होता है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। विद्यार्थियों, व्यंजना शब्द शक्ति द्वारा ज्ञात होने वाले अर्थ को व्यंग्यार्थ तथा उस अर्थ को ज्ञात कराने वाले शब्द को व्यंजक नाम दिया गया है। विद्यार्थियों, आचार्य शुक्ल के शब्दों में व्यंजना शक्ति ऐसे अर्थ को बतलाती है जो अभिधा, लक्षणा या तात्पर्यवृत्ति द्वारा उपलब्ध नहीं होता। व्यंजना व्यापार का नाम ध्वनन, गमन और प्रत्यागमन भी है। यह शक्ति या तो शब्द, अर्थ और प्रत्यागत होती है या विद्यार्थियों, इसी प्रकार एक अन्य विद्वान के शब्दों में अभिधा और लक्षणा शक्ति से ज्ञात वाच्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ द्वारा वाक्य के अर्थ का बोध न हो तो इससे भिन्न जिस शक्ति से विलक्षण अर्थ का बोध हो उसे व्यंजना कहते हैं। विद्यार्थियों, व्यंजना की विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी हैं वे लगभग एक जैसी है, उनमें कोई विशेष अंतर नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि व्यंजना शब्द शक्ति पर्याप्त महत्वपूर्ण है। साहित्य में लक्षणा और व्यंजना का प्रयोग ही सर्वाधिक रूप में किया जाता है। व्यंजना शब्द शक्ति के लिए एक उदाहरण प्रसाद की कामायनी से ही वो लिखते हैं, हे अभाव की चबल बालिके री ललाट की खल रेखा, हरी भरी सी दौड़ धूप ओ जल माया की चल रेखा। विद्यार्थियों, यहाँ अभाव की चबल बालिका का व्यंग्यार्थ है कष्टों में हृदय को अस्थिर कर देने वाली। ललाट की खल रेखा का व्यंग्यार्थ दुर्भाग्य है तथा हरी भरी सी दौड़ धूप का व्यंग्यार्थ चिंताग्रस्त व्यक्ति की अनवरत चेष्टाएं हैं। अब यदि हम व्यंजना के भेद की बात करें तो व्यंजना शब्द शक्ति के दो भेद होते हैं, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। जहाँ व्यंग्यार्थ किसी विशेष शब्द के प्रयोग पर निर्भर होता है, अर्थात एक शब्द का परिवर्तन हो जाने पर और उसके स्थान पर उसका पर्यायवाची अन्य शब्द प्रयुक्त होने पर व्यंग्यार्थ नहीं रहता, वहाँ शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। उदाहरण के लिए प्रसाद की कामायनी की पंक्तियाँ, नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन था, प्रधानता कहो उसे जड़िया चेतन। विद्यार्थियों, यहाँ प्रधानता शब्द पर व्यंग्यार्थ आश्रित है जो पवन, उल्का रूप में, अग्नि और गिरिराज रूप में पृथ्वी से तीन तत्वों के विद्यमान होने पर भी जल का ही सर्वत्र बाहुल्य प्रकट करता है। विद्यार्थियों, जहाँ व्यंग्यार्थ संपूर्ण वाक्य में अंतर्निहित होता है और उसकी प्रतीति वक्ता, श्रोता आदि के विशिष्ट प्रसंग से होती है, वहाँ आर्थी व्यंजना होती है। इसमें व्यंग्यार्थ किसी विशेष शब्द पर निर्भर न होकर अर्थ पर ही निर्भर हो, अर्थात शब्द का पर्याय रखने पर भी व्यंग्यार्थ बना रहे, वहाँ आर्थी व्यंजना होती है। उदाहरण के लिए बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियाँ कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। विद्यार्थियों, इसका वाच्यार्थ है नारी जीव की यही कहानी है कि उस नारी के आंचल में दूध है और उसकी आँखों में पानी अर्थात आंसू है। व्यंग्यार्थ यह है कि नारी के हृदय में ममता, सेवा भाव और पालन क्षमता है
किंतु उसे सदैव कष्ट और यातनाएं सहन करनी पड़ती है। यहाँ दूध के स्थान पर पेय, क्षीर आदि और आँखों के स्थान पर नेत्रों या नयनों का प्रयोग करने पर व्यंग्यार्थ में अंतर नहीं पड़ेगा। अतः यह आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति है। विद्यार्थियों, इसी प्रकार से व्यंजना के विद्वानों ने पुनः दो भेद किए हैं। पहला अभिधामूलक व्यंजना और दूसरा लक्षणामूलक व्यंजना। अभिधामूलक व्यंजना वहाँ होती है जहाँ मुख्यार्थ के बोध के पश्चात व्यंग्यार्थ का बोध होता है। उदाहरण के लिए महादेव वर्मा की पंक्तियाँ कि विरह की घड़ियाँ हुई अली, मधुर मधु की यामिनी सी। इन पंक्तियों में आराधिका का विरह वर्णन है। विरह की स्थिति में एक अवस्था ऐसी भी आती है जब प्रिय का नाम रटते रटते प्रिया का उससे तादात्म्य हो जाता है। इस उदाहरण में मधुर शब्द इसी स्थिति का व्यंजक है। मुख्य अर्थ के पश्चात व्यंग्यार्थ का बोध हो रहा है, अतः इस उदाहरण में अभिधामूलक व्यंजना है। इसी प्रकार से लक्षणामूलक व्यंजना वहाँ होती है जहाँ लक्ष्यार्थ के बोध के उपरांत व्यंग्यार्थ का बोध होता है। उदाहरण के लिए केशव की रामचंद्रिका से ली गई ये पंक्तियाँ जो मैं आपके सामने उद्धृत करूँ। अंगद कहते हैं कि हम कुल घातक सत्य तुम, कुल पालक 10 शीस, अंधौ बधिर न अस कही, नयन कान तब 20। इस उदाहरण में अंगद ने रावण पर व्यंग्य किया है और कठोर शब्दों में कहा है कि तुम तो हमसे भी गए बीते हो। इस व्यंग्यार्थ की प्रतीति लक्ष्यार्थ के पश्चात होती है। ऐसी स्थिति में अंधे और बहरे का लक्षण न देख सकना और न सुनना है। रावण 20 आंखें और 20 कान होने पर भी उन्हीं के समान अज्ञान भरी बातें कर रहा है। हे रावण, तू तो सर्वथा हीन है। अतः इस उदाहरण में लक्षणामूला व्यंजना हुई। विद्यार्थियों, इस प्रकार से शब्द शक्ति के अभिधा, लक्षणा और व्यंजना पर आज हमने चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद।